उत्तर प्रदेश में 23 जून को दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, रामपुर और आजमगढ़। आजमगढ़ की बात की जाए तो आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अखिलेश यादव के सामने प्रत्याशी रहे भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ को दोबारा प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है और बहुजन समाज पार्टी ने भी पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली पर दांव लगाया है। ऐसे में आजमगढ़ की जो लड़ाई है वो दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। तमाम पार्टी अपने बड़े नेताओं को आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भेज रही है और समीकरण बदलने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के विधायक, और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी साहब के बेटे विधायक अब्बास अंसारी साहब। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये लगातार पिछले कई दिनों से आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो ऐसे में आजमगढ़ का माहौल क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आप क्षेत्र में बने हुए हैं, तो ऐसे में क्या समीकरण लगता है, क्या माहौल है आजमगढ़ लोकसभा? देखिए, आजमगढ़ उलमाओं की सरजमी है, वीरों की और शहीदों की सरजमी है। और इस आजमगढ़ का इतिहास उठाकर देख लीजिएगा तो गंगा जमनी तहजीब की एक ऐसी मिसाल है आजमगढ़, जिसको देख करके आसपास के इलाक़ों में एक मिसाल दी जाती है। आजमगढ़ हमारे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से सांसद चुने गए हैं। आजमगढ़ की जनता ने अपनी आवाज़ बनाकर उनको लोकसभा भेजा है। यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश भैया सांसद रहे हैं और किसी कारणवश आप भी जानते हैं कि प्रदेश की और आजमगढ़ की ही और ख़ास तौर पर दबे कुचले लोगों की आवाज़ को प्रदेश की सरकार में मजबूती से रखने के लिए आजमगढ़ की सीट से मजबूरन इस्तीफ़ा देना पड़ा है और यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, जो कि पहले मैनपुरी और बदायूं से भी सांसद रह चुके हैं। और उनका एक किरदार है, जो किरदार ये माना जाता है कि बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और जनता के बीच में बहुत मजबूती से रह करके जनता के बीच में काम करना, और इसमें जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि कोई प्रत्याशी मिला नहीं, तो एक हवाई कैंडिडेट हैं जो आए थे, बड़े बड़े दावे किए थे, बड़ी बड़ी बोल किए थे। मुझे आज भी याद है एक न्यूज़ चैनल पे उन्होंने डिबेट में पता नहीं क्या क्या कुछ बोल दिया था। उन्होंने शायद कुछ लिखने विखने की ऐसी बात कह दी थी जो कि एक इंसान के बस की नहीं है वो बातें कहनी, उन्होंने वो भी कह दी थी। तो वो तो आजमगढ़ की जनता ने उनको सम्मानपूर्वक यहाँ से विदा कर दिया था, ये कह करके कि आजमगढ़ की सीट हमेशा सांप्रदायिक मनोवादी और संविधान विरोधी विचारधाराओं के ख़िलाफ़ यहाँ हमेशा धारा बही है। इस बार फिर वही चुनाव है। रही बात बहुजन समाज पार्टी से, जनाब गुड्डू जमाली चचा चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं उनके बारे में क्या कहूँ। आज से 3 महीना पहले वही गुड्डू जमाली साहब बहुजन समाज पार्टी को पानी पी पी कर गाली दे रहे थे और भाजपा की बी टीम बता रहे थे और MIM से पीस पार्टी और पार्टियों से गठबंधन करके यहाँ चुनाव लड़े थे। जनता ने उनको नकार दिया। अब मौका मिला है, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है अंदरूनी, जो कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की किसी सीट से कभी बाई इलेक्शन का चुनाव नहीं लड़ती है, वो स्पेशली आजमगढ़ की इस सीट से चुनाव लड़ रही है। तो उनका एक मैसेज ये है आवाम के अंदर बहुत साफ कि ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कहने के बाद ये ऐसा निर्णय लिया गया है और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने एज अ डमी कैंडिडेट गुड्डू जमाली साहब को यहाँ मैदान में उतारा है। आप बात कर रहे हैं गुड्डू जमाली की, तो वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो आजमगढ़ का चुनाव है ये बाहरी और स्थानीय में हो गया है। आजमगढ़ की जनता जो है वो बाहरी प्रत्याशियों को नकारेगी और स्थानीय में गुड्डू जमाली है। इस दावे में कितनी सच्चाई आपने देखी, क्षेत्र में थे? देखिए, ये सब छोटी सोच की बातें हैं। इस देश में लोकसभा का चुनाव होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गुजरात से चलकर काशी नगरी से आकर सांसद बनते हैं। इतिहास रहा है कि
नेताजी हमारे मैनपुरी को अपना घर मानते हैं तो आजमगढ़ को अपना दूसरा घर मानते हैं। वो यहाँ से चुनाव जीते, अखिलेश भैया यहाँ से चुनाव जीते। तो लोकतंत्र में तो कहीं ये बात ही नहीं है कि कोई कहाँ का है और कहाँ से चुनाव लड़ता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जनता के बीच में रह कर के जनता की आवाज़ उठाने वाला कौन है। तो अगर जनता के बीच में रह रहे होते, जनता की आवाज़ उठा रहे होते, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी उनका टिकट काटती, और अगर काट दी थी तो MIM से चुनाव लड़े तो मुझे नहीं लगता है कि जनता उनको इस बुरी तरह से हरा करके यहाँ से भेजती। तो ये उनके प्रश्न जो हैं वो अपने आप में भयावह हैं, लोगों को कंफ्यूज करने वाले प्रश्न हैं। और यहाँ की जनता बहुत समझदार है, पॉलिटिकली बहुत ही मोटिवेटेड लोग हैं, समझदार लोग हैं और चुप हैं, क्योंकि डिसीजन ले चुके हैं कहाँ जाना है, कब बटन दबाना है और अपनी आवाज़ को किसको बनाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजना है। और उसी के साथ साथ हमेशा की तरह इस बात का मैसेज भी देना है कि सांप्रदायिकता को आजमगढ़ पसंद नहीं करता है। दो दिनों से सरकार की जो अग्निपथ स्कीम है उसके खिलाफ पूरे देश में एक अजीब सा माहौल है, तोड़फोड़ है, ट्रेनों में आग लगाई गई। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कोई भी उपद्रव के मैं ख़िलाफ़ हूँ, किसी भी तरीके का हो, किसी भी बात पर हो। कोई भी चीज़ कानून के दायरे के अंदर रहकर करनी चाहिए, क्योंकि हम सब संविधान के रक्षक हैं। और हम ही अगर संविधान को तोड़ने लगें और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करने लगेंगे तो ये हमारा अपना नुकसान होगा, आगे आने वाली जनरेशन्स का नुकसान होगा। रही बात ये जो इन्होंने नया एक प्रोपोगंडा, मैं इसको प्रोपोगंडा इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले भी कई प्रोपोगंडे आए हैं। आपको याद होगा जब सरकार बनी थी तो एक नोटबंदी नामक प्रोपोगंडा आया था। कहा गया था कि काले धन वापस आएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे और आतंकियों की कमर टूट जाएगी। आज लगभग 8 साल का समय बीतने वाला है। आपको पता है कि क्या हाल है, आतंकवाद किस चरम पर पहुंच चुका है और देश में काला धन जो 15,000 करोड़ के आसपास था वो 30,000 करोड़ के आसपास स्विस बैंक में पहुंच गया और बाकी बैंकों की बात अलग है। उसी के बाद GST लेके आए, कहा व्यापारियों को बहुत आराम होगा, मगर GST आने के बाद व्यापारी भाई टूट गए और कमर टूट गई और कमर टूटी हुई अभी तक वापस खड़े नहीं हो पाए। 370 लेकर आए, कश्मीर को आग में झोंक दिया। CA NRC लाकर पूरे देश को एक कतार में खड़ा कर दिया, पूरे देश को परेशान कर दिया और ऐसा माहौल बना दिया कि विदेशों से आवाज़ उठने लगी और मानवाधिकार के द्वारा आवाज़ उठने लगी और इतिहास में लिखा जाने वाला शाहीन बाग जैसा एक मंज़र सामने आया। उसके बाद ये किसान बिल लेकर आए। किसान बिल का क्या हाल हुआ आपने देख लिया कि पूरे देश के किसान एकजुट होकर के दिल्ली कूच कर लिए और दिल्ली के बॉर्डर पर करीब 1.25 साल 1.5 साल तक बैठे और उसके बाद किसानों के डर से, उत्तर प्रदेश चुनाव के खौफ से उनको बिल वापस करनी पड़ी। तो वैसे ही ये अग्निवीरों के लिए जो ये इन्होंने नई घोषणा की है, अभी तो 3 दिन हुआ है और 3 संशोधन आ चुका है। इसी बीच आपका एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ जिसमें आपने लिखा है 4 साल के लिए नौकरी देंगे, उसके बाद न पेंशन देंगे न कोई सुविधा। सुनिए सरकार, हम बतौर विधायक कह रहे हैं कि आप विधायकों की पेंशन सुविधाएं बंद कर दीजिए, लेकिन युवाओं की बेरोज़गारी, उनके दुखों का मजाक मत बनाइए। देखिए, ये बात ऐसी है कि आप खुद सोचिए, आज से 2014 का लोकसभा चुनाव का वो भाषण याद कीजिए कि हर वर्ष 2 करोड़ रोज़गार दिया जाएगा। तो 2014 से आज 2022 है, तो 6 साल हो गया। तो 6 साल में 12 करोड़ नौकरी अब तक मिल जानी चाहिए थी, जबकि 20 करोड़ नौकरी नोटबंदी, GST और लॉकडाउन के माध्यम से छीन ली गई। अब ये नया प्रोपोगंडा लाए हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। उस 10 लाख नौकरी के बाद एक प्रोपोगंडा लाए कि हम अग्निवीर बनाएंगे। आप खुद सोचिए, 17 साल का बच्चा जो कि 10th में मेरे ख्याल से होता है, 10th या 12th के आसपास का बच्चा होता है, वो वहाँ से निकल करके दौड़ करके ट्रेन होकर के आर्मी में तो चला जाएगा, मगर 17 से 21 साल का होने के बाद, जिसकी एज अब बढ़ाकर 23 कर दिया, अब 23 साल का होने के बाद जब वो बच्चा रिटायर होगा तो उसके बाद उसको पेंशन नहीं मिल रही। चलिए ठीक है, पेंशन नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं,
वो बच्चा जो उसके साथ ही अब बीटेक कर लिए हैं, कंप्यूटर के कोर्सेज कर चुके हैं, चीज़ें कर चुके हैं, इसकी महारत क्या है? ये 20 किलोमीटर दौड़ सकता है, गोली चला सकता है, बम से चीज़ों को उड़ा सकता है, देश की हिफाजत कर सकता है। ये सारी ट्रेनिंग लेकर बताइए ना कौन से ऑफिस में नौकरी करेंगे? क्या ये लोग इसमें से अगर 1% भी लड़के अगर एक साथ गुट बनाकर अगर किसी गलत कार्य की तरफ बढ़ गए तो उनकी उस समझ और उस अकल को जो आप ही ने उनको सिखाया होगा, जो कानून को सही से जानते होंगे, कैसे पुलिस काम करती है, कैसे आर्मी काम करती है, उन चीज़ों को जान करके जब वो प्राइवेट जॉब में होंगे तो किसी भी देश में बैठा हुआ आईएसआई का एजेंट उनको अपने यहाँ ज़्यादा पैसे में नौकरी पर बुलाकर हमारे देश के सारे राज उनसे लिखित में ले सकता है। ये बात करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए था कि हमारे देश की प्रतिष्ठा है सबसे बड़ी हमारे देश की आर्मी, उस आर्मी में हम टेम्पररी भर्ती करेंगे, हम इस देश की सुरक्षा उन लोगों के हाथ में डाल देंगे जो ठीक से ट्रेन भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि आर्मी एक खेल है? हम दौड़ेंगे और 10 किलोमीटर दौड़ लेंगे और थोड़ा सा हमारा चेस्ट वेस्ट नपा जाएगा, मैं आर्मी में चला जाऊंगा और मैं देश की रक्षा कर लूँगा? नहीं साहब, आर्मी में उस जज्बे को अपने अंदर ज़िंदा करके और उस ज़िंदा जज्बे को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए 4 साल लगता है। तब जाके एक आर्मी का जवान एक प्रखर जवान हो सकता है जिसके हाथ में जिम्मेदारी के पद दिए जा सके। ऐसे थोड़ी ना है कि आप किसी को भी कहीं भी उठा कर दे दिए। ये मर्सिनरीज नहीं है, ये अमेरिका नहीं है, ये इजराइल नहीं है जहाँ 70 लाख की आबादी में ये कानून लागू होता है। ये कानून उनसे देखकर लागू कर रहे हैं। तो 70 लाख की आबादी वाले देश में तो ये कानून लागू कराया जा सकता है, मगर 125 करोड़ के देश में ऐसे कानून को लागू नहीं कराया जा सकता है जिसके बगल में चाइना और पाकिस्तान जैसे दुश्मन हो, गिद्ध की तरह जो आंख गड़ाए बैठे हों कि एक गलती हो और वो भारत को नोच कर खा जाए। ऐसे में ऐसी गलती बहुत बड़ा ब्लंडर है और इस गलती को करके इन्होंने नौजवानों के अंदर उबलते हुए गुस्से के ऊपर पेट्रोल छिड़कने का काम किया है, जो आपको आज सड़कों पर नजर आ रहा है। लास्ट सवाल आपसे ये है कि नुपुर शर्मा की अभद्र टिप्पणी के बाद पैगंबर साहब पर, उसके बाद प्रदेश में प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट के बाद एक विशेष समुदाय के ऊपर लगातार बुलडोज़र की कार्रवाइयाँ हुई, जबकि 2 दिन से लोगों ने ये सवाल भी लिखा, लोगों ने लिखने वालों ने लिखा कि 2 दिन से एक तरफ इधर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, इधर भी नुकसान हो रहा है, लेकिन इधर न बुलडोज़र चल रहे हैं, न कोई गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और उधर बुलडोज़र की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इस पर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो जो नुपुर शर्मा ने कहा वो शर्मिंदगी की इससे ऊपर की कोई मिसाल नहीं हो सकती है इस भारत के नागरिक होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि हमारा देश दुनिया में ये मिसाल है कि ये देश गंगा जमनी तहजीब का देश है और दुनिया में मुसलमान जितना ज़्यादा अपने इस देश में अपने आप को महफूज समझता उतना कहीं नहीं समझता है। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुसलमान हमारे देश में पाए जाते हैं। हमारे देश में कभी किसी मुसलमान भाई ने कभी मेरे किसी हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कभी भी कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की। ये सब कुछ हुआ है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई शह के कारण हुआ है और उस शह का भी देखिए जवाब हुआ। एक कहावत है कि ऊपर वाली की लाठी बेआवाज़ होती है और वो लाठी पड़ी और घमंड चकनाचूर हुआ। जो अपने आप को सब कुछ समझता था उसको भी झुकना पड़ा और गल्फ़ कंट्रीज़ के सामने माफ़ी मांगना पड़ा। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि माफ़ी गलती भाजपा ने की, माफ़ी हमारे देश को मांगना पड़ा। सर हमारे देश का झुका, लोग कहते थे कि ना देश का सर कभी झुकने नहीं दूंगा, उनकी वजह से आज देश के छोटे से छोटा देश हमारे देश के एम्बेसडर को जो कि देश का प्रतिनिधित्व करता है उसको बुलाता है और उसको अपने ऑफिस में बुला करके बेइज्जत करता है और उससे अपॉलॉजी लिखवाता है। इससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। रही आपकी दूसरी बात कि जो हमारे नौजवान साथी आक्रोश में आकर सड़कों पर उतर गए, आगजनी कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने प्रोटेस्ट को एक बेहतर शक्ल दीजिए और अपने ही देश को, अपने ही देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करने से कुछ नहीं होगा, भरपाई वापस आप ही से होगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश की सौतेले व्यवहार करने वाली सरकार से
कि आपके सामने ऊपर वाले ने ऐसा पलट कर सामने रखा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोला नहीं जा रहा है। जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा, यही प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के पत्रकारों से जब पत्रकारों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछा जाता है तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है और ऊपर वाले ने उसी का जवाब के शक्ल में आज ये नौजवानों को सड़क पर गेरुआ गमछा बांध कर उतार दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे विधायक अब्बास अंसारी, जिनका साफ तौर पर कहना यह था कि आजमगढ़ हमेशा से समाजवाद का गढ़ रहा है, इसलिए दोबारा आजमगढ़ में समाजवाद को ही जीत मिलेगी। टाइम टीवी न्यूज़ के लिए अब्दुल हलीम सिद्दीकी।